तो जनता टीवी पर महा एग्जिट पोल की शुरुआत होगी 6:30 बजे, लेकिन उससे पहले विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि अभी तक अगर आप घरों से नहीं निकले हैं तो बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। सिर्फ 1 घंटे का समय आपके सूबे के इतिहास, सूबे के भविष्य को लिखने में बाकी रह गया है। इस बीच आपको बता दें, जौनपुर मछली शहर विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करी है, जोरदार नारेबाजी हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी जौनपुर से आपको दे रहे हैं। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया है। सपा प्रत्याशी रागिनी सोनकर ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। खींचतान के बीच मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हुआ है। जौनपुर में मछली शहर विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं का हुड़दंग, नारेबाजी। ये तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो गया। जो हो गया तो इसीलिए बात करेगा। तो चक्रव्यूह का 7वां द्वार किसका होगा बेड़ा पार? विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप और लगातार हमारी आपसे अपील कि सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी रह गया है। हर बूथ से ऐसी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको बूथ तक पहुंचना भी होगा। बूथ तक पहुंचकर क्या करना है? सिर्फ 6 बजे तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दीजिए, ताकि सूबे के इतिहास में, उसके भविष्य के निर्माण में आपका भी नाम अंकित हो जाए। तो मतदान के लिए 1 घंटे का समय बाकी रह गया है। 9 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि 51 क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि 3 पर 4 बजे ही मतदान खत्म हो चुका है। रॉबर्टगंज, दुद्धी और चकिया, वो विधानसभा क्षेत्र जो कि नक्सल प्रभावित हैं, उन पर 4 बजे ही मतदान का शोर खत्म हो चुका है। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है। अगर आप ताल्लुक रखते हैं इन 51 सीटों से, तो आपको घरों से निकलना है, वोट कास्ट करना है। जनता टीवी आपसे लगातार अपील कर रहा है। तो विधानसभा का दंगल, हर बूथ पर हमारी पैनी नजर। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सबसे पहले बनारस चलेंगे। बनारस से हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, साथ में राजधानी लखनऊ का भी रुख करेंगे। निर्वाचन आयोग में तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं और तौकीर जिस दौरान हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे उस दौरान भी हमारे साथ में मौजूद होंगे। साथ में गाजीपुर से प्रमोद हमारे साथ में मौजूद हैं और भी हमारे जो संवाददाता हैं, सहयोगी हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी से क्या वो मैजिकल परसेंटेज हमें मिल पाएंगे? क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में 61% के करीबन वोटिंग हुई है सूबे के अंदर, लेकिन क्या हमारे पास वो मैजिकल परसेंटेज होंगे जो 7वें चरण को 61 के करीब तक पहुंचा सके? देखिए पूजा, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी का जो लक्ष्य जिला प्रशासन ने भी रखा है वो 60 से 80% का रखा है। क्योंकि अब वोटरों का जो रुझान है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। वोटर जो सुबह गति रही है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लगभग 10 बजे तक, उसके बाद थोड़ी बीच में धीमी हुई है दोपहर के जब समय धूप हुई है, लेकिन अब शाम 4 बजे से फिर जो वोटरों की स्पीड है वो काफी तेज हो गई है। मैं पहले फिगर के माध्यम से दिखाऊं कि कितनी लंबी लाइन लगी है वोटरों की। देखिए कैसे वोटर यहाँ पे हैं, समझ रहे हैं, और जो सुविधाएं हैं दी गई हैं बैलेट पेपर के माध्यम से लोगों को किसी प्रकार की वोटिंग में दिक्कत ना हो सके। और यहाँ से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, सुविधाजनक तरीके से लोग जाके सहजता से वोट दे सकें। ये हेल्प डेस्क है, लाइन लगी हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, पर्चियां ले रहे हैं और वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो रुझान है यूथ, सबसे बड़ी चीज पूजा मैं बताना चाहूंगा कि यूथ, इस बार जो यूथ है काफी तेजी से, यूथ और महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में उन लोगों ने मतदान किया है। और अभी भी जो रुझान है यूथ और महिलाओं का काफी तेजी से है। देखिए एक वृद्ध महिला जा रही हैं, इनको भी फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। जो वृद्ध हैं वो भी आ रहे हैं, उनके लिए बेहद सुविधाजनक यहाँ पे अंदर जाने के लिए बनाया गया है। व्हील चेयर से बैठा के आराम से अंदर ले जाया जा सके और उनको वोट उनसे मतदान उनका कराया जा सके। तो तमाम ऐसी चीजें जो देखने को मिल रही हैं, जो रुझान वाराणसी का है वोटरों का अभी तक काफी तेजी से बढ़ते नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो शाम का टाइम है ये पीक होता है, शहर के लोग और ग्रामीण
ज्यादातर इसी टाइम पे निकलते हैं और शहर में अब देखने को मिल रहा है कि अब ठीक है लोग निकल रहे हैं और धर्मेंद्र, मतदान जब कर मैं रहे आपके हैं। पास तो जो लौटूंगी तो रेशियो है अभी व्यवस्थाओं को लेकर के मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तरह के दावे जरूर हुए थे कि जो ईवीएम मशीन है उनकी व्यवस्था ठीक रखी जाएगी, वोटर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे रिलेटेड मेरा आपसे सवाल होगा, गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर से प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर हम गाजीपुर क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार का जो वोटिंग परसेंटेज था, जो वोटिंग टर्न ऑन था, क्या इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने होगा 6 बजे के बाद, क्योंकि 1 घंटे का समय बाकी रह गया है, लबोलुआब क्या है? जो वोटर्स का जोश हाई नजर आ रहा है या फिर पारा डाउन है? जो पिछली बार था उसका 63% था पिछली बार जो परसेंटेज था मतदान का, और अब इस बार जो है कि अभी करीब 5 बजने को हुआ है और इस समय जो है कि 46.13 बजे का था। और अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ परसेंटेज बढ़ा है और ये घंटा का वक्त बचा हुआ है। इसको देखने ये होगा कि जो पिछला परसेंटेज था उससे बढ़ रहा है या फिर वहीं पे रुक जा रहा है। और जैसे कि आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ उस बूथ पर बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है, कोई भी यहाँ पे मतदाता अभी मौजूद नहीं है। और जो कि सुबह के वक्त जो कुछ मतदाता जो है कि यहाँ पर अपना वोटिंग करके गए थे और हमने 2-3 बूथों पे हमने घूमा और वहां पर भी यही स्थिति रही। और अब जो स्थिति है वो आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा बूथ खाली है। और अब देखने की बात ये है कि 1 घंटे के अंदर मतदाता यहाँ पर कितने आते हैं और कितना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है प्रमोद, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अमूमन ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर क्षेत्र से किसी क्षेत्र से कम रहता है तो वो सत्ता पक्ष के लिए, यानी कि जो मौजूदा सरकार होती है जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा होता है, उसके लिए एक तरीके से खतरे की घंटी होती है। तो अगर हम गाजीपुर क्षेत्र की बात की जाए तो किसके लिए खतरे की घंटी और किसके लिए शुभ संकेत? जी पूजा, बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज है उसको अगर देखा जाए तो अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उसमें अलग अलग जो पिछले बार विधायक चुने गए थे उसको लेकर के बात की जाए तो अब जो है कि कुछ समीकरण जो है कि बदला हुआ है। उस समीकरण को देखते भी ये कहा जा सकता है कि कुछ उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, चलिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आजमगढ़ से अतुल अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अतुल, इस बार सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग नजर आया 2017 से। आजमगढ़ सदर सीट की बात की जाए तो अखिलेश मिश्रा को बीजेपी ने उतारा है, दुर्गा प्रसाद यादव के ऑपोजिट में। मुबारकपुर की बात करें तो आलम गुड्डू जो कि किसी और दल से चुनाव लड़ा करते थे, वो इस बार AIMIM से हैं। और दूसरी तरफ गोपालपुर की बात की जाए सत्येंद्र राय हैं और निजामाबाद। इसी तरीके से मतलब सीटों में हेर फेर है। सीटों में हेर फेर का जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी अतुल कि क्या हमारे पास 6 बजे तक वो मैजिकल आंकड़े होंगे जो पिछली बार के आंकड़ों को डिफीट कर सके? जी मैम, बिल्कुल सही कहा है। समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले जगह पे भाजपा ने अपना बहुत सोच समझ के अपने प्रत्याशियों को उतारा है। वहीं आप मुबारकपुर की बात करेंगे तो मुबारकपुर में बसपा से विधायक रहे, उन्होंने जो है AIMIM का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि बसपा से मेरी सीट गड़बड़ाएगी, जैसे उन्होंने AIMIM का ओवैसी साहब पार्टी का दामन थामा है। और भाजपा ने भी अपने सारे विधानसभाओं में प्रत्याशियों को बहुत सोच समझ के उतारा है। और उम्मीद है कि इस दफा भाजपा के 2-3 सीटें यहां से निकल सकती हैं। जैसा कि जनता से राय ली गई, जनता की राय से यह महसूस हुआ है कि इस दफा 2-3 सीटें भाजपा की निकल सकती है आजमगढ़ से। वोटिंग परसेंटेज, अतुल वोटिंग परसेंटेज पर बात करिए कि क्या वोटिंग परसेंटेज हमारे पास डिफीटिंग होगा 2017 के कंपैरेटिवली? क्या हमारे पास जिताऊ परसेंटेज होंगे जो पिछली बार 2017 के परसेंटेज को मात दे सके? अभी 1 घंटे का वोटिंग बाकी है, उम्मीद की जाती है कि 60% वोटिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए हमारे साथ तौकीर जुड़े हुए हैं। तौकीर, हम लगातार देखिए आप चरण 1 से लेकर के हम 7वें चरण पर हैं और आपने अलग अलग सीटों पर लगातार जाकर के ग्राउंड से रिपोर्टिंग करी है, ग्राउंड पर तासीर भी समझने की लोगों को कोशिश करी है
और दिग्गजों से बातचीत भी करी है। रुझान क्या कहते हैं? और दूसरी बात ये भी है कि मैं आपसे समझना चाहूंगी 7वें चरण में जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो 7वें चरण और छठे चरण में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, और क्या छठे चरण की तरह ही या बाकी 6 चरणों की तरह ही वोटिंग परसेंटेज वैसा ही रहेगा या फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस चरण में? देखिए, छठा और 7वां चरण जो था वो पूरा पूर्वांचल की ओर का है। पूर्वांचल के जो दिग्गज नेता हैं उनकी साख दांव पर है। कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में नजर आ रहे हैं। चाहे दारा सिंह चौहान हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, ये वो लोग थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ये लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे। और इसके बाद अब इस बार पूर्वांचल के इसी छठे और 7वें चरण में चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन दल अलग है इस बार उनका। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो रुझान है वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट वाइज अगर बात की जाए तो ये सब ऐसे विधायक हैं, ऐसे लोग रहे हैं जो पहले से भी चुनाव जीतते आए हैं। इनका अगर कैरियर देखेंगे तो 3 बार, कोई 4 बार का विधायक रहा है। तो फिलहाल ये सीटें तो सेफ मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इसके अलावा जो लड़ाई है वो कई ऐसी सीटें हैं, जैसे बात की गई आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में करीब 10 सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर पिछली बार चुनाव जीत कर आई। 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 1 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जीते थे कैंडिडेट वो रमाकांत के बेटे थे। रमाकांत भी इस बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा गुड्डू जमाली को पहले समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया और उनसे कहा गया कि मुबारकपुर सीट से उनको टिकट दिया जाएगा। काफी समय वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के चक्कर काटते नजर आए, लेकिन अचानक कहा गया कि उस सीट पर उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर और उस बसपा भी अपना कैंडिडेट पहले से ही वहां पर घोषित कर चुकी थी। तो फिलहाल उनके पास आखिरी मौका सिर्फ AIMN थी, ओवैसी की पार्टी थी। तो वो ओवैसी की पार्टी से मैदान में भी आ गए। मुस्लिम बहुल इलाका है, माना जा रहा था कि जो गुड्डू जमाली है उनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उनकी जो रैलियां थी ओवैसी की, वहां पर कैंपेनिंग भी की, भीड़ भी नजर आई। लेकिन माना जा रहा है कि जो रुझान और जगहों से देखने को मिला है, दूसरे शहरों से देखने को मिला है, उसी तरह से कहीं मुबारकपुर में भी ना हो कि रुझान, भीड़ तो नजर आई लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। तो फिलहाल जो पूर्वांचल का गढ़ है ओबीसी का गढ़ कहलाता है। ओबीसी वोटर्स के लिए वहां पर ज्यादा तादाद है, करीब 43% ऐसा ओबीसी है जो इन्हीं क्षेत्रों में रहता है। तो फिलहाल ओबीसी के जो बड़े नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में इसमें शामिल हो चुके हैं। और ओबीसी की जो राजनीति है, इसी को देखते हुए 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने गढ़ में ऐसे नेताओं को शामिल किया था, ऐसे दलों को शामिल किया था। ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, अनुप्रिया पटेल, ये सब वो लोग थे, खासकर संजय निषाद, ये सब वो लोग थे जिनको पार्टी में इसीलिए लाया गया था कि पूर्वांचल की राजनीति को मजबूत किया जा सके। और कहीं और अगर हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो अकील सबसे बड़ी बात यह है, देखिए संजय निषाद की बात कर लीजिए, चाहे राजभर की बात कर लीजिए, अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, चाहे मैं एनडीए खेमे की बात करूं या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करूं, इन दोनों ही दलों में जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों का अलायंस हुआ, इस बार के चुनाव कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों पर बेस्ड रहे और पूर्वांचल पर विशेष भूमिका इन छोटे दलों की रहने वाली है। आज की अगर चुनावों की बात की जाए, अंतिम चरण की बात की जाए, तो विशेष भूमिका छोटे दलों की रहेगी। जी बिल्कुल। अगर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो थे वो वहां से चुनाव जीत कर आए थे। और खास बात है कि जो संजय निषाद हैं, इनके टिकट पर इनका जो बेटा है, संजय निषाद का बेटा, वो सांसद तक हुआ गोरखपुर से। एक मल्हनी की सीट है जहां से उन्होंने धनंजय सिंह को भी टिकट दिया था, संजय निषाद की पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो संजय निषाद है, या यूं कहें कि जो निषाद वोटर्स हैं, इनकी तादाद काफी नजर आती है। इसी तरह से राजभर की बात करें तो बलिया और आपका जौनपुर, गोरखपुर, ऐसे जिलों में आप देखेंगे तो बहुत सारा दबदबा इनका भी नजर आता है राजभर का। पटेल वोट बहुत है, प्रतापगढ़ में पटेल वोट है। और इसके अलावा बिल्कुल तमाम तरह के समीकरण है, जातीय समीकरणों के बीच में जनता अपना निहितार्थ देखने की कोशिश लगातार कर रही है और कई क्षेत्रों में आक्रोश भी जनता का देखने को मिला, बहिष्कार हुआ है। लेकिन बहिष्कार से बात नहीं बनेगी साहब, बात बनानी है तो वोट तो कास्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जनता टीवी पर लगातार दिन भर आप देखते रहे 7वें चरण का अंतिम पड़ाव, लेकिन अभी भी समय बीता नहीं है। आधे घंटे का समय है आपके पास। 51 सीटों के वो मतदाता जो इस समय हमें सुन रहे हैं, उनसे सीधा निवेदन है कि आज नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं, यह आखिरी मौका है आपके सूबे की, आपके क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का। उंगली पर स्याही लगवाइए, फटाफट बूथ पर पहुंच जाइए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं और आप कहां जाएंगे? बूथ पर। नमस्कार। भाई वोट डालेगा सारा।